करण और संजना की दिसंबर 2023 में शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों ने हनीमून जाने के लिए कई सारे डेस्टिनेशन की एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें गोवा, शिमला, मनाली जैसे डेस्टिनेशन थे। लेकिन डेस्टिनेशन तय करने में उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया, जिसके चलते इन जगहों पर जाने के लिए टिकट्स और होटल बुकिंग सब फुल हो गए थे। तो अंत में उन्होंने कोकण जाने का फैसला किया। हालांकि कोकण की भी सारी बुकिंग फुल थी, लेकिन करण को एक रिसोर्ट मिला। वो थोड़ा दूर था, लेकिन खाली और सस्ता भी था। अब कोकण के बारे में करण को ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन ऑनलाइन उसने कई सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, जैसे आने जाने की सुविधा, रहने खाने का अरेंजमेंट, घूमने फिरने के बेहतरीन स्पॉट। और जब सारी जानकारी निकलवा ली तो उसने वहाँ की सारी बुकिंग ऑनलाइन करवा ली। उसके बाद वो दोनों अपनी प्राइवेट कार से कोकण निकल गए। कोकण जितना किस्से कहानियों में खूबसूरत है, उससे ज़्यादा वो खूबसूरत असलियत में है। और ये बात उन दोनों को वहाँ जाने पर पता चली। दोनों सुबह तकरीबन 9 बजे अपने रिसोर्ट पहुँच गए। रिसोर्ट बीच और घूमने की जगहों से थोड़ी दूरी पर था। एक कच्ची सड़क थी जो एक ऊंचे टीले पर जाती थी। टीले के नीचे खाई थी और उसके पीछे समुंदर था। और उसी टीले पर कई सारे छोटे छोटे फैंसी कमरों का वो रिसोर्ट था। हर कमरा एक दूसरे से दूर था और बीच में गार्डन था, जिसके अंदर नारियल, आम के कई सारे पेड़ थे। जब करण और संजना वहाँ पहुँच गए तो उस वक्त वहाँ सिर्फ 2 कपल थे और बाकी पूरा रिसोर्ट खाली था। हालांकि उन दोनों को उससे कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि दिन के वक्त तो वो वैसे भी वहाँ पर घूमने वाले थे और सिर्फ रात को ही सोने के लिए वो रिसोर्ट आने वाले थे। तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि रिसोर्ट में कितने लोग रुके हैं। सुबह जब वो रिसोर्ट पहुँचे तो अपने रूम में जाकर फ्रेश हुए और फिर वो घूमने चले गए। हालांकि ट्रैवलिंग की वजह से वो दोनों काफ़ी थके हुए थे, इसलिए वो आसपास ही गए और फिर शाम को जल्दी लौट आए। रात को वही रिसोर्ट के अंदर दोनों ने खाना खाया और फिर वो जल्दी ही सोने चले गए। वहाँ का पूरा इलाका सुनसान था। लहरों की आवाज़ के अलावा और कोई शोर नहीं था। और उस खूबसूरत माहौल में दोनों को जल्दी ही नींद आ गई। और फिर रात को तकरीबन 2 बजे संजना अचानक से चीखते हुए उठी। जब करण ने पूछा क्या हुआ तो उसने खिड़की की ओर इशारा किया। करण ने जब खिड़की की ओर देखा तो उसे खिड़की के पास कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। उसकी लाल लाल आंखें थी और चेहरे के ऊपर कई सारे बिखरे हुए बाल थे। करण ने झट से कमरे का लाइट चालू किया, लेकिन उजाला होते ही खिड़की से वो परछाई गायब हो गई। करण तुरंत बाहर आया। बाहर रिसोर्ट के अंदर की सारी लाइट्स चालू थी, लेकिन उस उजाले के अंदर उसे कोई भी भागता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सचमुच खिड़की के बाहर कोई था या फिर उन दोनों को कोई वहम हुआ, क्योंकि अगर कोई वहाँ होता तो उन्हें वो भागता हुआ जरूर दिखता। क्योंकि रिसोर्ट के अंदर कई सारे कमरे एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर थे। पेड़ पौधे तो वहाँ काफ़ी सारे थे, लेकिन हर तरफ लाइट चालू होने की वजह से वहाँ काफ़ी उजाला था। अब ऐसे में कोई भागता तो उन्हें ज़रूर दिखता। हालांकि करण ने अगली सुबह रिसोर्ट के मैनेजर से इस बारे में बात करने के बारे में सोचा और फिर वो दोनों फिर से सोने चले गए। अगले दिन सुबह जब उसने मैनेजर से कल रात वाली बात बताई तो पहले मैनेजर ने ही रिसोर्ट के अंदर इस तरह घटना होने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि गेट पर सिक्योरिटी रहती है, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता और रिसोर्ट के अंदर का कोई भी स्टाफ ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। जब मैनेजर की बात का करण को भरोसा नहीं हुआ, तब मैनेजर ने उसे उस रात की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई। और उस सीसीटीवी फुटेज को देख करण हैरान था, क्योंकि उस फुटेज में उसके कमरे के बाहर उस वक्त कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब करण को यकीन हो गया कि रात को उन दोनों को कोई भ्रम ही हुआ होगा। उसके बाद रात की घटना को वो भुलाकर वो दोनों घूमने निकल गए और फिर वो शाम को ही रिसोर्ट पहुँचे। अब जब वो रिसोर्ट पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रिसोर्ट पूरी तरह से खाली था। जो 2 कपल वहाँ ठहरे हुए थे वो भी जा चुके थे। अब रिसोर्ट में करण और संजना ही थे। रात को करण ने कमरे का अच्छे से दरवाज़ा बंद किया और फिर वो सोने चले गए। रात के 10 बजे के बाद पूरा आसमान बादलों से घिर चुका था।
आसमान में बिजलियां कड़कड़ाने लगी थीं और तेज़ हवा भी शुरू हो गई थी और तकरीबन रात के 1 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजलियों की कड़कड़ाहट के बीच तेज़ मूसलाधार बारिश की वजह से कमरे के खपरेल आवाज़ कर रहे थे। हवा इतनी तेज़ थी कि पेड़ों की टहनियों की टूटने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस मूसलाधार बारिश की वजह से करण और संजना की नींद टूट गई। कुछ समय बाद अचानक से लाइट भी चली गई और पूरे रिसोर्ट के अंदर अंधेरा फैल गया। बारिश ऐसी चल रही थी कि रुकने का उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था। करण और संजना ने ऐसी भयानक बारिश का अनुभव आज तक नहीं किया था। खपरेल तो इस तरह आवाज़ कर रही थी कि मानो उड़ ही जाए। दोनों डर के मारे बिस्तर पर ही बैठे रहे। तभी दोनों को उनके कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो आवाज़ को सुन दोनों को लगा कि रिसोर्ट का कोई कर्मचारी होगा, लेकिन दौड़ते कदमों की वो आवाज़ उनके कमरे के चारों ओर घूम रही थी, जैसे कोई उनके कमरे का बार बार चक्कर लगा रहा हो। उस आवाज़ को सुन दोनों थोड़ा डर गए। दोनों ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च शुरू की और फिर करण ने कौन है ये पूछने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन बाहर से किसी ने भी कोई भी उत्तर नहीं दिया। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और हवा भी तेज़ थी। ऐसे भयानक मौसम में कोई उनके कमरे के बाहर दौड़ रहा था, यह देख दोनों और भी ज़्यादा डर गए। हालांकि कमरे के बाहर ना ही निकलना उन्हें सही लगा। करण ने अच्छे से दरवाज़ा बंद किया और टॉर्च बंद करके वो खिड़की की तरह से बाहर देखने लगा। तभी उसे एक औरत कमरे के बाहर घूमती दिखाई दी। उसका अजीब सा फटा ड्रेस, बिखरे बाल, माथे से रिश्ता खून और आंखों में एक अजीब सी लाल रंग की चमक थी। कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसका यह रूप देख करण और संजना डर गए। करण ने रिसोर्ट के कर्मचारी को फ़ोन लगाकर इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन दोनों के ही मोबाइल के अंदर रेंज नहीं थी। बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ थी। बाहर निकलने के बारे में वो दोनों सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कमरे के अंदर ही बारिश के रुकने का इंतज़ार करने के बारे में सोचा और तभी उन्हें उनके दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दस्तक काफ़ी ज़ोरों की थी, इतनी कि मानो जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ने को हो। दोनों दरवाजे से थोड़ा पीछे हट गए। दस्तक एक के बाद एक पड़ रही थी और फिर अचानक से दरवाज़ा खुल गया। बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। तेज़ बारिश की फुहार हवा की वजह से कमरे के अंदर आ रही थी और उसी अंधेरे में एक लड़की दरवाजे से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। बिखरे बाल और खून से लथपथ उस लड़की के शरीर से गिरते बारिश का पानी भी लाल रंग का हो चुका था। करण और संजना डर गए और मदद के लिए रिसोर्ट वालों को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगे और वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पहले तो करण को लगा कि वो कोई पागल औरत होगी, लेकिन मोबाइल की टॉर्च में जब उसने उसका चेहरा देखा तो वो डर गया। उसका आधा चेहरा कुचला जा चुका था। एक बड़ा सा जख्म उसके आंखों के नीचे था और वहाँ से खून निकल रहा था। यह देख संजना काफ़ी ज़्यादा डर गई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। डर के मारे वो बिस्तर पर चढ़ने ही वाली थी कि अचानक वो लड़की तेज़ी से उसके पास पहुंच गई और उसके बाल खींचते हुए उसे बाहर ले गई। यह सब इतनी तेज़ी से हुआ कि करण को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। उसने झट से अपना मोबाइल लिया और उस लड़की के पीछे दौड़ पड़ा। बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। तेज़ बारिश और हवा के चलते कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और देखते ही देखते वो लड़की संजना के साथ ओझल हो गई और अब सिर्फ संजना की चिल्लाने की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। करण उसे आवाज़ देता हुआ चारों ओर दौड़ने लगा। वो मदद के लिए भी चिल्लाने लगा, लेकिन शायद उस रिसोर्ट में उस वक्त कोई भी नहीं था। करण दौड़ता हुआ संजना को यहाँ वहाँ देखने लगा। अंधेरा और बारिश इतनी थी कि मोबाइल की टॉर्च में भी ठीक से देखा नहीं जा रहा था। बारिश के थपेड़े आंखों से टकरा रहे थे, जिससे आंखें अच्छे से खोल पाना भी मुश्किल हो रहा था और बिजलियों की कड़कड़ाहट में संजना का आवाज़ भी धीरे धीरे गुम होता जा रहा था। करण का दिल बैठने लगा। हर गुजरता पल लग रहा था जैसे संजना को वो खो रहा हो। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि वो उसे पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी।
तभी संजना की एक जोर की चीख उसे रिसोर्ट के आखिरी कोने में सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ वहाँ तक पहुँचा। उसने देखा कि टीले की आखिरी चोटी पर संजना जमीन पर बेहोश लेटी हुई थी और वो लड़की उसका हाथ चबा रही थी। आसपास की पूरी ज़मीन खून से सनी हुई थी। करण दौड़ता हुआ संजना के पास जाने लगा, लेकिन तभी उस लड़की ने गुर्राते हुए संजना को पकड़ लिया और उसे खाई की ओर ढकेलने लगी। करण वहीं रुक गया और वो रोते हुए उस लड़की से संजना की जान की भीख मांगने लगा। हालांकि वो लड़की संजना को छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब करण ने उस लड़की को संजना के बदले खुद को सौंपने के बारे में कहा और वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। लड़की ने भी संजना को छोड़ दिया और वो उठ खड़ी हुई। करण धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास गया। उस लड़की ने उसे अपने बाहों में पकड़ लिया और दोनों खाई के अंदर गिर गए। सुबह जब बारिश बंद हुई तो संजना को होश आया। उसके हाथ का काफ़ी सारा मांस कट चुका था और वो असहनीय दर्द के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाते हुए वो करण को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। तभी उसकी आवाज़ को सुन रिसोर्ट वाले वहाँ पहुँच गए। संजना को इस हालत में देख वो तुरंत कमरे में ले गए और डॉक्टर को बुलवाया। बाकी के लोग करण को भी ढूंढने लगे। काफ़ी देर तक करण नहीं मिला तो लोगों को लगा कि उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की और वो यहाँ से भाग गया। इसलिए लोगों ने पुलिस को भी बुलवा लिया। हालांकि संजना ने रात को घटी सारी घटना विस्तार से बताई, लेकिन रिसोर्ट वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके मुताबिक वो रात भर रिसोर्ट में ही थे और उन्होंने किसी के भी चिल्लाने की आवाज़ को नहीं सुना। हालांकि लाइट बंद होने की वजह से सीसीटीवी बंद थे, तो कौन सच बोल रहा था ये भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ गई। करण की छानबीन शुरू की और फिर पुलिस को करण खाई की ढलान पर बेहोशी की हालत में मिला। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। हैरानी की बात यह थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी करण को ज़्यादा कुछ गंभीर चोटें नहीं आई थी। कुछ ही समय में उसे होश आ गया और उसने भी पुलिस को वही बात बताई जो संजना ने बताई थी। अब रिसोर्ट वाले जहां उनकी बात से असहमत थे, वही कुछ पुलिस वालों को उनकी बात पर यकीन था। उन पुलिस वालों ने करण और संजना को उस रिसोर्ट के बारे में एक बात बताई। दरअसल कई सालों पहले आज जहाँ रिसोर्ट है उस जगह पर एक मर्डर हुआ था। एक लड़के ने अपनी पत्नी को खाई में ढकेल दिया था। उसके बाद से कई लोगों ने उस लड़की को देखने का दावा किया था। हालांकि आज तक किसी पर भी इतना जानलेवा हमला नहीं हुआ था। करण और संजना ने भी ऐसा अनुभव पहली बार किया था। करण को भी इस बारे में आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वो जिंदा कैसे बचा। उस लड़की ने उसे जिंदा छोड़ दिया या फिर वो अपनी किस्मत से बचा। जो भी हो, करण जैसे ही ठीक हुआ वो तुरंत संजना को लेकर वहाँ से चला गया। हालांकि इतनी बड़ी घटना के बाद भी रिसोर्ट वालों ने करण और संजना की किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। अब ये जानना मुश्किल था कि क्या सच में रिसोर्ट वालों को उनकी बात पर यकीन नहीं था या फिर वो सब कुछ जानते थे, लेकिन रिसोर्ट बंद ना हो इसलिए वो चुप रहे। दोस्तों, मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। दरअसल मेरे YouTube चैनल पर कोई समस्या आ गई है जिससे मेरी वीडियो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। अगर आप क्रिएटर हैं तो आप यह देखते ही समझ जाएंगे कि मेरे वीडियो का टाइटल और इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा होने के बावजूद YouTube कितने कम लोगों तक ही मेरी वीडियो पहुँचाता है। अब यह दिक्कत कितने समय तक चलेगी मुझे नहीं पता। मैंने इस दिक्कत के बारे में YouTube को मेल भी किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये कहानी या मेरी कोई भी कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ ही आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी पुरानी कहानियाँ भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वो बाकी कहानियाँ भी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।